आज का पहला सवाल इंडियन पॉलिटी में भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। सूरज कुमार क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो बिल्कुल सही है, एकीकृत व्यवस्था है। किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं है तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। देखिए, भारत की न्यायपालिका जो है, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। पिरामिड जैसा है, जिसके आधार में सिविल कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट और ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है। ऊपर में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को निचले अदालत में यदि न्याय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए व्यवस्था कैसी? एकीकृत है। और निचले अदालत का निर्णय सही नहीं हो तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर पॉलिटी वाला चल रहा है या पॉलिटी चल रहा है। 176 क्वेश्चन नंबर 176। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है। सर स्क्रीन शेयर करवा। हाँ, कर दीजिए ना। क्वेश्चन यदि आपके पास है तो आप कर सकते हैं। चलिए, सूरज कुमार क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। सूरज कुमार, आवाज आ रही है? हाँ, शेयर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा देखिए, या और या, तो ये क्या आधार जो है? आधार है, दिख रहा है जी? जी सर। चलो, तो ये जो हमारा निचला आधार है ये क्या है? ये हमारा सिविल कोर्ट है। और ये बीच वाला जो है ये हाई कोर्ट है। और ऑलरेडी ऊपर का हो गया सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर हमारा न्यायिक व्यवस्था है। यहां न्याय नहीं मिला तो हम यहां जाएंगे, यहां न्याय नहीं मिला तो हम यहां जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो सुपर पावर में है, याद रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से आगे हम चलते हैं। आगे चलेंगे। 176 का हो जाएगा सी। अब इसी में पूछेगा, क्या पूछेगा? इसी में पूछेगा कि हाई कोर्ट का उल्लेख सिविल कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में? तो सिविल हाई कोर्ट का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 233 से 237 के बीच में है। आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में है। उसी तरह हाई कोर्ट हो गया, वो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में है। आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में है, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। कहां से कहां अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये सारा क्लियर हो गया। सिविल कोर्ट हमारा हो गया 233 से 237, हाई कोर्ट 214 से 231 और सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। ध्यान में रखना है। 176 क्लियर। 177 177 क्वेश्चन नंबर, संविधान के अनुच्छेद 22 में के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल है। व्यक्ति अपने माल्य की
किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले तो पुलिस को इसका सूचना देना अत्यावश्यक है कि किस जुर्म में तुम्हें पकड़ा गया है, और जिसे पकड़ा गया है वो वकील रखने का उसका अधिकार है। 24 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा पुलिस को। 24 घंटा से अधिक नहीं रख सकता है, याद रखिएगा। और मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, यदि इसमें जान नहीं होगा तो इसे बरी किया जा सकता है, यानी कि लंबी कारा सेवा से मुक्ति प्रदान किया जा सकता है। पुलिस का मंशा यह रहता कि अधिक से अधिक इसको जेल में रखा जाए, लेकिन कोर्ट क्या कहती है कि अनावश्यक रूप से इसे समाज से बाहर रखा नहीं जाए, यदि विशेष गलती ना किया हो तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपना बचाव का अवसर प्रदान करती है आर्टिकल 22, याद रखेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य के नागरिक जो गरीब है या वकील रखने में असमर्थ है, ऐसे में वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है। बिल्कुल सही है। मान लिया कि आनंद राज नामक लड़का गरीब है और किसी मामले में वो फंस गया है, वो वकील नहीं रख सकता है, ऐसे में राज्य सरकार उसको वकील मुहैया उपलब्ध कराएगी। और मुफ्त वकील, याद रखिएगा, बगैर पैसा का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 क्या कहता है? निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था की बात करती है। निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था, निःशुल्क न्यायिक सेवा, याद रखना है। समान एवं निःशुल्क न्याय सेवा की बात करता है आर्टिकल 39 को, और ये डीपीएसपी का हिस्सा है, यह ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डीपीएसपी। और पहला स्टेटमेंट क्या है? फंडामेंटल राइट, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। तो दोनों सही है और उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट 178 कहता है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार मतलब आपका दिमाग में जाना चाहिए कि यह बात कर रहा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 के बारे में चर्चा करता है, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता आर्टिकल 21। जीवन जीने की बात करता है, गरिमामयी जीवन जीने की बात करता है, सिर्फ सांस लेने की बात नहीं करता, याद रखिएगा। अपने आप में बड़ा व्यापक है आर्टिकल 21, ये ध्यान में रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इसे मौलिक अधिकार का हृदय बोला है, याद रखिएगा। दिस इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गरिमामयी और सार्थक पूर्ण जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। निजता को संरक्षण प्रदान करता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, बाल विकास की बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है, याद रखिएगा आर्टिकल 21। तो अपने आप में बड़ा व्यापक है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो आर्टिकल 21 जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये बिल्कुल सही है और ये जीवन के अधिकार की बात करता है। स्टेटमेंट 2, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को जीवन
कि स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता, याद रखिएगा। किसी भी परिस्थिति में जीवन या स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान किया गया है, संघ बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, लिखने का, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार भारत में, तो ये जो स्वतंत्रता है इसको छीना नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखेंगे ये सीमित है या सीमित नहीं है, इसे भी ध्यान में रखना है। आप देश की एकता, अखंडता, विदेशी संबंधों को आप प्रभावित करेंगे तो अधिकार को कम किया जा सकता है और छीना जा सकता है। इस पर गौर फरमाइएगा। तो इस प्रकार दोनों सही है, दोनों सही है, याद रखेंगे। एक तरफ आपने जीवन की बात किया, जीवन के अधिकार आर्टिकल 21, और स्वतंत्रता के अधिकार की बात आपने किया है 19 में, और दोनों हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और इसके संरक्षण के लिए हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत हमें हर समय मदद करने के लिए तैयार है। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत की बात है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अधिकार को कुचला जाता था, सिर्फ राजा विशेषाधिकार संपन्न होता था। लेकिन आज आम लोग अपने योग्यता और क्षमता के बल पर किसी प्रकार के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। बहुल मात्रा में जो संविधान में व्यवस्था की गई है उसमें कमजोर वर्ग और दबे कुचले भी अपने अधिकार को प्राप्त करने में सक्षम और सफल हो सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत क्षण है जो हमें संविधान प्रदान किया है। 178 का उत्तर हो जाएगा सी। 179, भारतीय समाज में किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? आप देखो, आप पे कोई आरोप लगा दिया, अतुल नाम का कोई लड़का है और उस पे आरोप लगाया है संजीव शर्मा ने। आरोप लगाया कि तुमने मेरा गाड़ी को चुराया है। उसने एफआईआर किया, अतुल कुमार आरोपित हो गया, याद रखिएगा। लेकिन अपराधी नहीं है। अपराधी तब तक नहीं है जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि गाड़ी संजीव शर्मा का अतुल ने ही चुराया है। तो जब तक साबित नहीं होता तब तक वो अपराधी नहीं। अर्थात अपराधी किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम कार्यपालिका का नहीं है, ये काम विधायिका का नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है, याद रखिएगा। तंतुम रूप से अतुल कुमार अपराधी घोषित किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। पुलिस का काम आरोप लगाना है कि इसने संजीव शर्मा का गाड़ी चुराया, लेकिन वो साबित नहीं कर सका, इसलिए अतुल कुमार बरी हो जाता है। और ये सारा काम कोर्ट में होता है, न्यायपालिका में होती है, और ये कर्ता न्यायालय है, क्योंकि न्याय की मंदिर सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट है। चलो, तो इस प्रकार से 179 का उत्तर हो जाएगा ए। संसद नहीं होगा क्योंकि संसद कानून बनाती है। पुलिस नहीं होगा क्योंकि आरोप लगाएगी।
उत्तर हो जाएगा ए। अतुल कुमार, आवाज पहुंच रही है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी 180, 180। 180 कहता है सूची 1 भूमिका और सूची 2 कार्य। पुलिस का क्या कार्य है, सरकारी वकील का क्या काम है, बचाव पक्ष के वकील का क्या काम है, और न्यायाधीश का क्या काम है। देखिए, अभी जो हमने केस स्टडी आपको दिया कि संजीव शर्मा ने आरोप लगाया कि अतुल कुमार हमारा गाड़ी चोरी किया है, तो उसको क्या कर लिया, पुलिस पकड़ लिया अतुल कुमार को और आरोप लगाया। याद रखिएगा, तब पुलिस क्या काम किया, पुलिस जो है ऑलरेडी वो अभियुक्त को पकड़ेगा, पूछताछ कर सकता है, याद रखिएगा, या किसी इंसिडेंट का वो ऑलरेडी पिक्चर लेगा, गवाही जुटाएगा, साक्ष्य जुटाएगा। तो पुलिस का क्या काम है। दूसरा केस स्टडी हमारे सामने आता है कि कहीं आग लग गई, तो आग लग गई तो पुलिस का क्या काम होगा, जले हुए घरे को तस्वीर लेगा। तो पुलिस का क्या काम हो गया, जले हुए घरों का तस्वीर लिया। सरकारी वकील का इसमें क्या काम हो सकता है, सरकारी वकील का काम होगा कि जो अदालत में गवाही चल रही है उसका जांच करना। जैसे अतुल कुमार का केस ले लिया जाए, इसका वकील है आनंद राज। तो अतुल कुमार के तरफ से वकील लड़ा है आनंद राज कोर्ट में, और पुलिस के तरफ से सरकारी वकील है। दोनों में जिरह चल रहा है, और जो पुलिस साक्ष्य जुटाई है, कोई इसके पास कैमरा नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो सरकारी वकील बेचारा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अतुल कुमार का वकील जो है स्पष्ट कह रहा है कि हमारे जो पक्ष हैं, जो आरोपित हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई गवाही नहीं बनता है, पुलिस झूठा आरोप लगा रहा है। पुलिस के पास कोई विशेष साक्ष्य नहीं है, इस आधार पर सरकारी वकील भी कुछ नहीं बोल रहा है, और आनंद राज जैसा वकील अतुल कुमार को छुड़ा लिया और वो अपराधी होने से उसको बचा लिया। सरकारी वकील ये जांच किया कि जो पुलिस किसी प्रकार का कुछ साक्ष्य लाई है उसमें कोई दम नहीं है, तो सरकारी वकील सरकार का पक्ष रखता है, याद रखिएगा, कोर्ट में। और जो भी अभियुक्त होता है उसका वकील उसका बचाव करता है, और यही आर्टिकल 22 में चर्चा है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकारी वकील का क्या काम, अदालत में गवाही की जांच करना, और बचाव पक्ष का वकील क्या करेगा, बचाव पक्ष का जो वकील करेगा, आरोपी व्यक्ति से मिलेगा, बिल्कुल अतुल कुमार से मिला, समझा उसे, अतुल कुमार बोला कि हम पे आरोप झूठा है, और इसका वकील आनंद राज है, और इसने पूरी तरह उसको बचा लिया है, तो सी का 4 हो जाएगा। और न्यायाधीश का क्या काम है, ये सारा इंसिडेंट को वो सुन रहा है, समझ रहा है, वो आनंद राज को भी सुना है, वो सरकारी वकील को भी सुना है, पुलिस को भी सुना है। इस आधार पर निर्णय देता है न्यायाधीश, क्या देता है,
कि अतुल कुमार को वरी किया जाता है क्योंकि इसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस मनगढ़ंत आरोप लगाई है कि इसने संजीव शर्मा का गाड़ी चुरा लिया। क्योंकि अतुल कुमार के पास गाड़ी भी नहीं है और उसके खिलाफ कोई गवाह भी नहीं है और उसके खिलाफ कोई वाइट भी नहीं है, उसके खिलाफ कोई कैमरा भी नहीं है। ये मौखिक आरोप है जो कोर्ट में जाकर फिसड्डी साबित हुआ। और यही काम देखो पुलिस करती है कहां? कोर्ट में। कोर्ट में पुलिस होता है, सरकारी वकील होता है, बचाव पक्ष का वकील होता है आनंद राज, और जज होता है। और इस तरह की सारी घटनाएं घटती है। ये केस स्टडी बता रहा है कि किसका क्या रोल है। इस तरह का तुम्हारा समझ है कि नहीं? समझ है तो तुम अधिकारी बनेगा, नहीं तो कर्मचारी बनने लायक भी नहीं है। और ये आपके सामने क्वेश्चन 180 जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पीवाईक्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 181। 181 कहता है, क्या कहता है? 181 कहता है कि संज्ञेय, निष्पक्ष, जीरा और हिरासत, ये 4 शब्द है और ये 4 स्टेटमेंट है, दोनों में मिलाइए। संज्ञेय क्या है? संज्ञेय का मतलब क्या होगा, निष्पक्ष क्या होगा, जीरा क्या होगा और हिरासत क्या होगा? इधर स्टेटमेंट है, अदालत की अनुमति के बिना पुलिस को गिरफ्तारी की छूट। तो देखिए, संज्ञेय अपराध में होता है तो ऑलरेडी उसमें पुलिस को ये पावर होती है कि पुलिस उसे डिटेन कर सकती है। तो एक का वन हो जाएगा। दूसरा निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब न्याय संगत व्यवहार। निष्पक्ष का मतलब दो पक्ष के बीच में न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए, याद रखिएगा। और जीरा, जीरा का मतलब हो गया पक्ष और विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना। ये जीरा हो गया जो कोर्ट में चलती है। हिरासत, डिटेंशन, किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना है, डिटेन करना। जैसे कहीं बांग्लादेशी मिल गया बिहार में तो उसको पुलिस क्या करेगी? डिटेन करेगी, अरेस्ट करेगी। डिटेन मतलब पूछताछ होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 181 का ए। अगला सवाल 182। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट सरकार ने 1993 में पारित किया। ये क्या है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें क्या करता था? पहले मेस्तर लोग क्या करता था, लैट्रिन का जो टंकी है उसके वेस्टेज को माथे पर लेकर ढोता था और वो दूसरी जगह ले जाता था। 1993 में सरकार ने एक एक्ट लाया। हम लोग चर्चा कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। बोलिए। कनेक्ट हो गया था सर। हाँ ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट के तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग चर्चा यह कर रहे थे कि किसी व्यक्ति के द्वारा पहले क्या करता था, जो लैट्रिन का टंकी है उसके वेस्टेज को एक जगह से दूसरे जगह माथे पे ले जाया जाता था। लेकिन आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर कोई समान है और सबके लिए कानून समान है। वो व्यक्ति मैला क्यों ढोएगा? इसके लिए कानून आई। कानून यह आया कि अब कोई भी व्यक्ति अपना हाथ से मैला कोई नहीं ढोएगा, एक जगह से दूसरे जगह कोई नहीं ढोएगा। और इसको लेकर एक्ट आया, 1993 में पारित हो गया और ये सारा काम को रोक दिया गया। तो पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
दूसरा, यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय का निर्माण पर पाबंदी लगा दिया। बिल्कुल। अब बोला गया कि संडास का निर्माण नहीं करना है, सूखे शौचालय का निर्माण नहीं करना है, क्योंकि उसके वेस्टेज को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना पड़ेगा। और ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है, ये मानव की गरिमा के खिलाफ है, ये उचित नहीं है। तो इस एक्ट में ये ले आया, याद रखना है। पूछेगा कि मैला ढोने की प्रथा को किस तरह से समाप्त किया जाएगा, किस अधिनियम से समाप्त किया गया, तो अधिनियम 1993 याद रखिएगा, सवाल पूछ लिया गया है। मानव की गरिमा को बहाल करने से संबंधित ये सारा अधिनियम है, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा 182 का सी। 183, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा। समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों मिले? एक लड़का है और बाई लड़की है। शान लड़का है, मोली लड़की है, दोनों का काम समान है, लेकिन शान को 12,000 और मोनी को 10,000। ऐसा क्यों? ये तो लिंग आधारित भेदभाव हो गया। तो यदि समान काम है तो वेतन समान मिलने चाहिए, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका आधार यह है कि आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष हर कोई समान है। 15, लिंग, जाति, वेशभूषा, प्रांत, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16, लोक नियोजन में समान अवसर। तो जब तीनों है तो समान काम में समान वेतन क्यों नहीं? उसी का ये आधार प्रदान किया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का जो आधार होगा वो क्या होगा? वो आर्टिकल 14, 15, 16 होगा, जिसमें कानून के समक्ष हर कोई समान है, कहीं कोई भेदभाव नहीं बात करता है। 15, 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर की बात करता है। तो ये सारी चीजों का हनन होगा, जो ठीक बात नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 184, 184, क्वेश्चन नंबर 184 कहता है, सूरज कुमार क्वेश्चन को शेयर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है, क्या कहता है? 184 कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जिन कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है वे सांविधिक कर्तव्य है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, कानूनी दायित्व है। नहीं, गलत बात। यदि स्टैट्यूटरी ड्यूटी होता तो याद रखना है, तो यदि उसको नहीं कर पाता तो कोर्ट उसे करने के लिए विवश करती, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य यदि आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको जबरदस्ती आपसे नहीं करवाया जाएगा, और नहीं करते तो इसके खिलाफ कोई सजा का भी प्रावधान नहीं है, याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य बाई फोर्सली इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसे ध्यान में रखिएगा। ये राष्ट्र के प्रति नागरिकों का दायित्व है, याद रखना है, जिसे कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये आपका नैतिक कानून है, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ये आपको स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं है, ध्यान में रखेंगे। और यहां कहता है तो ये गलत हो गया। तो पहला 184 का गलत हो गया। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों को परम आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल,
परम आदेश क्या कहता है मैंडेमस कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो कोर्ट उस पर डंडा चलाती है कि तुम ये करो और नहीं तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन आम व्यक्ति से ये आम व्यक्ति से अपेक्षा नहीं किया जा सकता, या आम व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसके खिलाफ आरोप तय कर दे कि इसने मौलिक कर्तव्य सही ढंग से नहीं निर्वहन किया। इसमें क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य ये नहीं कहता है कि हर माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, महिलाओं के खिलाफ चली आ रही कुप्रथाओं को समाप्त करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। इस तरह हमारा 11 कर्तव्य है। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, याद रखना। हमें जबरदस्ती ये पालन कोई नहीं करवा सकता। और यदि इसका उल्लंघन हम करते हैं तो हमारे खिलाफ कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो दूसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही, उत्तर हो जाएगा बी। 184 का बी। 185 भारतीय संविधान में विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, तो संविधान में 12 अनुसूची है, उसमें 7वीं अनुसूची यह कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची ऐसा सूची है जिस पर कानून बना सकती है। वो शक्ति का स्रोत है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन विषय है? लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, याद रखना है। कृषि राज्य का विषय है, सिंचाई राज्य का विषय है। ये सारा राज्य सूची में है। लेकिन रक्षा हो गया, विदेश हो गया, बैंकिंग हो गया, डाक हो गया, संचार हो गया, ये किसका विषय? ये संघ सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, संपत्ति अधिग्रहण हो गया, सामाजिक आर्थिक नियोजन हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेने की बात हो गई। ये सारा विषय समवर्ती विषय में आएगा, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाता है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें शामिल विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएगा, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 185 का सी, याद रखेंगे। 186 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? दंड विधि, पुलिस, रेडियो, विदेश मामला समवर्ती सूची का नहीं है। तो दंड विधि का निर्माण कौन करेगा? तो ये चला जाएगा ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की बात। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, याद रखना है। पुलिस क्या है? स्टेट का मामला है। रेडियो क्या है? संघ का मामला है। विदेश क्या है? संघ का मामला है। पुलिस क्या है? राज्य का मामला है। लेकिन दंड विधि ऐसा है, याद रखिएगा, उस पर केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी बनाएगा, इसलिए समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। तो समवर्ती सूची का विषय कौन? दंड विधि, याद रखेंगे ए। पुलिस क्या है? राज्य सूची वाला विषय है। विदेश और रेडियो क्या हो गया? संघ सूची का विषय है, जिस पर केंद्र कानून बनाएगी, पुलिस पर राज्य कानून बनाएगी, लेकिन दंड विधि पर
ऑलरेडी इस पर कानून कौन बनाएगा? दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, याद रखना है। टकराएगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। तो समवर्ती सूची का विषय कौन? दंड विधि इसमें है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। सामाजिक आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। संपत्ति अधिग्रहण समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा वन समवर्ती सूची का विषय है। इसमें से एक दो पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 187 कहता है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया नगर पालिका, और क्या हो गया? पंचायत। इसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नेंस। तो ये किस सूची में आएगा? तो ये राज्य सूची में आएगा। इसका चुनाव कौन करवाएगा? तो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं करवाएगा, याद रखना है। तो इस प्रकार से ये राज्य सूची का विषय हो गया स्थानीय स्वशासन, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा अवशिष्ट सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र कानून बनाएगा। अवशिष्ट सूची वह सूची होती है, इसमें वैसे विषय को रखा जाता है जो राज्य, संघ और समवर्ती सूची में पहले से शामिल नहीं हो। और इसको हमने कनाडा से लिया है, याद रखना है। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया, याद रखना है संविधान में। 187 का आंसर हो जाएगा ए। 188 भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नगर पालिका से संबंधित है, याद रखेंगे। जबकि 11वीं का संबंध किससे? पंचायत से। 10वीं का संबंध किससे? दल बदल से। 9वीं का संबंध किससे? भूमि सुधार से। 8वीं का संबंध किससे? भाषा से। 7वीं का संबंध तीन सूची से। 6ठी का संबंध नॉर्थ ईस्ट से। और 5वीं का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों से। 4थी का संबंध राज्यसभा सीट से। 3रा का संबंध शपथ से। 2रा का संबंध वेतन से। और पहला अनुसूची का संबंध राज्य और उसके प्रदेश से, याद रखना है। तो ये 12 सूची को एकदम ध्यान में आप रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट भाग को भी ध्यान में रखेंगे या कुछ अनुच्छेद को भी ध्यान में रखना है। जैसे मूल अनुच्छेद 395 है, बढ़कर लगभग 450 हो गया है, तो 100 को आर्टिकल तो आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल का हमने पूरे चर्चा कर दिया है और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी में। इससे बाहर इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 188 का बी। पंचायत का मतलब क्या? तो 11, याद रखिएगा। चलो, तो ये क्लियर हो गया। 189, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 189 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 189 कहता है कि सूची 1 और 2 से मिलाइए। आर्टिकल 54, क्या भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन? बिल्कुल सही है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में चर्चा करता है। 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेगा, कितना दिन तक वो रहेगा? 5 साल, 10 साल, कितना रहेगा? 5 साल। 58 आर्टिकल क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है, वो कितना योग्य होगा। और आर्टिकल 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में कहता है
कि राष्ट्रपति यदि संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा या मनमानी आचरण कर रहा हो तो आर्टिकल 61 के साथ के माध्यम से उसके खिलाफ महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा आर्टिकल 72 का संबंध किससे, 61 का संबंध किससे, 60 का संबंध किससे। जैसे 54 का पूछ लिया गया आपके सामने, उसी तरह 52 पूछ लिया जाएगा, 55 पूछ लिया जाएगा, 56 पूछ लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद को एकदम दिमाग में रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? 75 यही ना कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और वो प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात होगी तो 75 हो जाएगा और राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। ये आर्टिकल 74 में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बी भी सही है। सी 155 क्या कहता है? 155 कहता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 153 ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या प्रमुख होगा। आर्टिकल 152 याद रखिए, 153 ध्यान में रखेंगे। 156 क्या कहता है? 156 इसके कार्यकाल की चर्चा करेगा, राज्यपाल कितना दिन रहेगा। 157 योग्यता की बात करता है, याद रखिएगा। जैसे आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है, उसी तरह से 157 राज्यपाल की योग्यता की बात करेगा, याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, उसी तरह से 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है राज्य में, याद रखेंगे। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को एकदम गौर फरमाएंगे। 164 क्या कहता है? जिस तरह से आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान राष्ट्रपति करता है, उसी तरह 161 के तहत क्षमादान राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? 164 कहेगा, क्या कहेगा? 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है 75 के तहत, उसी तरह से 164 के तहत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करती है। ये राज्य में हो रहा है, वो केंद्र में हो रहा था। ये डिफरेंस को समझिए। और पांचवा क्या कह रहा है इधर? राज्य विधानसभाओं की संरचना। तो राज्य विधानसभा की संरचना की बात आ जाएगी, याद रखना है। तो विधानसभा का चर्चा कहां? 170 में। विधान परिषद की चर्चा कहां? विधान परिषद का गठन 169 में। विधान परिषद की संरचना की चर्चा कहां? तो 171 में, याद रखिएगा। इस प्रकार से ऑलरेडी ये हमारा क्लियर हो गया 189। चलते हैं 190 की ओर। 190 हम चलेंगे, 190 चलेंगे। 190 कहता है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए, कर लीजिए। भाग 9, भाग 8,
भाग 9 क और भाग 4 क। तो भाग 1 में क्या है? राज्य और उसके प्रदेश है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हमारा ऑलरेडी 2 हो जाएगा। याद रखिएगा। 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और भाग 9 में क्या हो जाएगा? कार्यपालिका नगर पालिका। भाग 9 में क्या है? पंचायत। याद रखिएगा। भाग 9 में क्या है? पंचायत। याद रखिएगा। और भाग 9 क में क्या है? नगर पालिका। तो चलेगा। तो एक का 4 हो जाएगा। भाग 8 क्या करता है? भाग 8 पंचायत। गलत बात करता है ये। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इसमें विरोधाभास है। ए का मिलाइए 4 और बी का मिलाइए 1 और सी का मिलाइए, सॉरी, ए का मिलाइए 3, बी का मिलाइए 1 और सी का मिलाइए 4 और डी का मिला लीजिए आप ऑलरेडी 2। तो उत्तर बिल्कुल सही है। ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। याद रखेंगे। नगरपालिका कहां? 9 क में। नगरपालिका कहां? 9 का। याद रखना है। पंचायत कहां? 9 में। मूल कर्तव्य कहां? 4 क में। और संघ राज्य कहां? भाग 8। याद रखना है। बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो गलत हो गया। विधि के समक्ष समानता दे रहा है तो आर्टिकल 14 हो गया। तो आर्टिकल 17 के जगह पर 14 होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। बी आर्टिकल 78 पंचायतों का गठन, पंचायत के गठन की बात करेगा तो आर्टिकल 40 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। आर्टिकल 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ जो काम कर रहा है राष्ट्र के लिए, वो सारा सूचना राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा, राष्ट्रपति को देगा। तो बी भी मिल नहीं रहा है। तीसरा 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की चर्चा। 192 क्या कहता है? 192 कहता है विधानमंडल में कौन अयोग्य होगा। तो विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता की बात करता है 192। तो सी भी गलत हो गया। और डी क्या कहता है? डी कहता है 352 आपातकाल की घोषणा। बिल्कुल सही बात है। वाह्य आक्रमण हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, तो आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है डी। 191 का डी बिल्कुल सही है। 192 निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय संविधान की समवर्ती सूची में है? जिसके पहले हमने बताया था, परिवार नियोजन बताया, जनसंख्या नियंत्रण बताया, सामाजिक आर्थिक नियोजन बताया, प्रदूषण नियंत्रण बताया है, संपत्ति अधिग्रहण बता दिया, शिक्षा, वन, ये सारा विषय जो है समवर्ती सूची का है। तो 192 का हो जाएगा डी। याद रखिएगा।
193 193 कहता है भारतीय संविधान में दी गई निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देते हैं। तो मैं पहले से कह रहा हूं, पहली अनुसूची राज्य उसके प्रदेश, दूसरा हो गया वेतन, तीसरा हो गया शपथ, चौथा हो गया राज्यसभा सीट, पांचवा हो गया अनुसूचित क्षेत्र, छठा हो गया नॉर्थ ईस्ट, सातवां हो गया 3 सूची, आठवां हो गया भाषा, नौवां हो गया भूमि सुधार, 10वां हो गया आपका दल बदल निषेध, 11वां हो गया पंचायत, 12वां हो गया नगर पालिका। तो इसी में से ऑलरेडी पहला उत्तर हो जाएगा इसका, पहली अनुसूची 194 कहता है सूची 1 सूची 2 मिलाइए संविधान का अनुच्छेद और विषय। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। हमने बताया था आपको आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट और उससे संबंधित विषय की चर्चा है। अनुच्छेद 5 नागरिकता, बिल्कुल सही है। 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की चर्चा करेगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352, बिल्कुल अनुच्छेद 352, 56, 60, ये क्या है? आपातकाल की चर्चा का, वित्तीय आपात हो गया, राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, ये सारा चर्चा आपातकाल की बात करता है, जिसको हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। डी अनुच्छेद 245 से 255 की 55 की बात करेंगे तो विधायी शक्ति का विवरण है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। तो ये चारों सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही। अगला सवाल, निम्नलिखित 195 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूची में शामिल विषय नहीं है? जनगणना, जनगणना संघ सूची का विषय है। 2026-27 में कैमी जनगणना होगा, कौन बताएगा? 17वां सर। और कोई? 16वीं जनगणना होगा, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। 2011 वाला जनगणना 15वां हुआ है और ये 26-27 वाला 16वां होगा, ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अगले एग्जाम में कि कैमी जनगणना है, ध्यान से सुनिएगा। चलो, तो जनगणना का संघ सूची का विषय है तो राज्य सूची का होगा नहीं। आर्थिक सामाजिक नियोजन में चर्चा किया था, संवर्ती सूची का विषय है। रेलवे पुलिस ऑलरेडी और पुलिस कानून व्यवस्था, ये सारा राज्य सूची का विषय है। कृषि, ये राज्य सूची का विषय है। तो उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर होगा सी। डी को सी कर दीजिए, रेलवे पुलिस। और निगम कर, ये संघ सूची का विषय है, याद रखना है। तो 196 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल होता है, सॉरी, महाधिवक्ता जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है राज्य में, और महान न्यायवादी होता है केंद्र में अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। तो महाधिवक्ता का चर्चा 165 में है, 351 में कहा, गलत हो गया। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से लेकर कितना तक, कौन बताएगा? 29 तक सर। 329। क्या बात है, 324 से लेकर 329, एकदम ऐसी खट से दिमाग में आना चाहिए, एग्जाम में आकर झट से मार दें। और ये सब करेक्ट है सर। एकदम सही बात है। और 60 से नौकरी लग जाए, खट पट सट, याद रखना तेजस्वी यादव का 3 स्टेटमेंट। चलो, तो
ऑलरेडी बिल्कुल सही है। हमारा भारत का निर्वाचन आयोग 324 से 329 ये सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय 318 में काहे को 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट की चर्चा है, तो 318 कैसे हो जाएगा? गलत हो गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की चर्चा किस अनुच्छेद में? 332, गलत बात। 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी की चर्चा है, तो उत्तर हो जाएगा 196 का बी। और यहां से क्वेश्चन आएगा, घिरेगा नहीं क्योंकि सब आपके दिमाग में फिट हो गया है। हार नहीं मानेंगे, राड़ नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखेंगे मिटाएंगे, गीत नया गाएंगे अकॉर्डिंग टू अटल बिहारी वाजपेयी। इन सारी चीजों को समझना है। 197 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती विषय में शामिल है? तो मैं पहले बताया था आपको, समवर्ती विषय में शिक्षा बताइए दिया था, वन बता दिया था, आपराधिक कानून बता दिया, जनसंख्या नियंत्रण बता दिया, परिवार नियोजन बता दिया है, संपत्ति अधिग्रहण बता दिया है, उत्तराधिकारी नियम बता दिया है, कोई दत्तक पुत्र लेगा वो भी इसमें होगा, प्रदूषण नियंत्रण, ये सारा विषय समवर्ती सूची में होगा। याद रखिए। दत्तक पुत्र मतलब ये कि एक नाम के व्यक्ति को बेटा नहीं है तो कहीं से वो ले लिया बेटा किसी दूसरे से पालने के लिए, तो क्या हो गया? दत्तक गोद पुत्र, लेना। गोद लेना, है ना? याद रखिएगा। तो ये सारा समवर्ती सूची में विषय में आएगा। चलो, तो ऑलरेडी शिक्षा हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये। कृषि और पुलिस तो हो गया राज्य सूची का विषय, और अच्छा हो गया संघ सूची का विषय। तो शिक्षा बचा वो समवर्ती सूची का विषय। दोनों कानून बनाएगा, राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। टकराने के बाद केंद्र का कानून मानना होगा। इसलिए देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया 2020, लागू भी हो गया है, केंद्र लाई है। 198 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, इसका हम लोग चर्चा कर लिए थे कि कोई गरीब होगा तो निःशुल्क न्याय प्रदान किया जा सकता है, वकील, सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसमें जान नहीं होता है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेगा वो। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि आर्टिकल 40 में चर्चा है कि वो पंचायतों का गठन करेगी, तो किस अनुच्छेद के तहत? 243 के तहत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। सभी को लिए एक कानून होना चाहिए पूरे देश में। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो 50 में है, तो गलत हो गया। 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पशु हत्या रोक की बात करेगा 48 का। तो इस प्रकार से डी उत्तर हो गया, सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का गठन का चर्चा है? अखिल भारतीय सेवा तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह सेवा प्रदान कर सकता है, और इसका चर्चा आर्टिकल 312 में है। 318 क्या कहता है? 318 क्या कहता है कि जो भी यूपीएससी बीपीएससी का अधिकारी होगा उसको सेवा संबंधित, सेवा शर्त संबंधित नियम और कानून का चर्चा है। 311 क्या कहता है? सिविल सेवक को विशेषाधिकार होता है। ऐसा नहीं कि नेता कभी बर्खास्त कर दे, ऐसा नहीं है। डीएम को डायरेक्ट बर्खास्त नहीं कर सकते आप। शो कॉज कीजिए, संतुष्ट होइए, समय दीजिए उसको, आप अचानक उसका नौकरी नहीं छीन सकते हैं। तो 311 में क्या? सिविल सेवा अधिकार से वंचित करने से संरक्षण प्राप्त है। और 330 में क्या है? 330 में है कि लोकसभा में एससी एसटी सीट के लिए आरक्षण की बात करता है कि कितना सीट आरक्षित होगा। तो 84 और 31 सीट आरक्षित है। 84 किसके लिए? एससी के लिए,
और 31 से 41 किसके लिए? एसटी के लिए, याद रखना है। तो इस प्रकार से सीट आरक्षित है 131, टोटल सीट 131 याद रखेंगे, 131 सीट आरक्षित है लोकसभा में एससी एसटी के लिए, ध्यान में रखना है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 330 के तहत। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 कहता है कि भारतीय संविधान में भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची को सम्मिलित किया गया? देखिएगा, भूमि सुधार किया कौन? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया कि मान लिया कि आनंद राज का 500 बीघा जमीन है, इसका सरकार 300 बीघा जमीन ले लिया, 200 बीघा छोड़ दिया और 300 बीघा को बांट दिया कमजोर लोगों में, गरीब लोगों में। वो भी भूमि का मालिक हो गया, ये भी अपना जमींदार बनल रहा। अब सवाल है कि आनंदराज ऑलरेडी जा सकता था कोर्ट इसके खिलाफ कि हमारा जमीन सरकार ले लिया। बताओ, सरकार क्या बोला? तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, सुनवाई ही नहीं होगा। इसके लिए क्या किया? तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया। सरकार किसी विषय को जब 9वीं अनुसूची में डालती है, उस विषय को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं किसी के खिलाफ, याद रखना है। ये ऑलरेडी मेरे साथ हुआ है सर। देख लीजिए, मैं तो कल्पना कर रहा था, हकीकत है। चलो, तो इस प्रकार से ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया इसको, ये ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा 200 का बी। किस केस में हुआ था आपके साथ? जमीने वाला केस में हुआ था सर। चलिए ठीक है, जब आप समझ गए बड़का जमींदार हैं आप, आगे बढ़िए। 201, क्वेश्चन नंबर 201 कहता है, क्या कहता है? हाँ, अभी समय है हमारे पास 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है कि नियंत्रक मंडल का स्थापना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 6 सदस्य होता था, याद रखना है। तो इसका चर्चा कहां था? इसका चर्चा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में था, याद रखिएगा। ये सारा अंग्रेज का कानून है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो बिल्कुल 1773 में हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कहां? कोलकाता में। तो बी का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 2। सी, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था कि जाओ अंग्रेजी में शिक्षा दो भारत में। ईसाई मिशनरियों को ईसाई प्रचार के लिए छोड़ दो 1813 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले बांग्लादेश से हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल में ऑलरेडी चला गया। पूर्वी बंगाल में हुआ था, बांग्लादेश में चला गया। बाद में ऑलरेडी पूना संसदीय क्षेत्र से बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, याद रखिएगा। 203 का उत्तर हो जाएगा बी। 204, भारतीय संविधान के पहले उपाध्यक्ष कौन? तो भारतीय संविधान के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, याद रखिएगा। तो एक आप 4 हो जाएगा। प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन? के मुंशी थे। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य कौन? तो बीटी कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में 22 समिति था, याद रखिएगा। 10 गो प्रक्रिया समिति था और 12 गो मूल समिति था। तो 22 समिति था, याद रखिएगा। तो विभिन्न प्रकार के समिति का अध्यक्ष का नाम पूछ दिया जाता है। 205, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। 2 वर्ष 11 में 18 दिन समय लगा। 64 लाख रुपया खर्चा हुआ संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा संविधान निर्माण में। 11 अधिवेशन हुआ था।
3 गो वाचन हुआ था। तो इस प्रकार से आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमारे साथ आरती कुमारी, आनंदराज, विमल मंडल, डॉली, कुमारी खुशबू, मोनी, प्रिया, पुष्कर, संजीव और सूरज अभी अध्ययनरत हैं। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो बोला जाए। सर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है इसमें। हाँ, तो इससे क्या लाभ है? सर तो जो भी क्वेश्चन मतलब यहाँ पे है वो भी वहां पे दिखेगा ही ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जाम में। हाँ चलिए, आरती कुमारी क्लियर। विमल कुमार बताएगा इससे क्या लाभ है डिस्कशन से। विमल कुमार। सर बहुत अच्छा हो रहा सर। इसमें मेन बात है कि सर एक क्वेश्चन से सर मतलब एक क्वेश्चन से मतलब 8-10 क्वेश्चन सर जानने को मिल रहा है ना इसमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, कुमारी खुशबू अपना अनुभव बताएगी इससे क्या फायदा है डिस्कशन से। खुशबू कुमारी या प्रिया कुमारी बताएगी क्या इससे लाभ है। प्रिया कुमारी। पुष्कर। पुष्कर, व्हाट यू फील अबाउट सच टाइप ऑफ डिस्कशन। सर बहुत अच्छा है सर। मैंने कैसे अच्छा है, कैसे अच्छा है, क्या फायदा होगा इससे। सर आप जो एक एक पॉइंट जो बोलते हैं ना हम लिखते जाते हैं और रिवाइज होते जाता है। क्या बात है, तो तू तो पॉलिटिशियन बन जाएगी, हमको पता है। चलो, संजीव कुमार। संजीव कुमार, क्या लाभ है इससे। सर इससे याद हो जा रहा है डिस्कशन से और माइंड में सेट हो जा रहा है। तब तो आप प्रोफेसर बन जाइएगा, इंडियन पॉलिटिक्स हम समझ गए। तो दैट्स ऑल। इसी के साथ आज की सभा समाप्त की जाती है। लेट इट बी नाउ। जय हिंद।